गन्ने की मिठास को अपने आप में समेटे मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र की राजनीतिक लड़ाई भी दिलचस्प है। यहाँ संजू बालियान को ही बीजेपी ने तीसरी बार अपना उम्मीदवार बनाया है। 14 और 19 में वो पहले जीत चुके हैं। 19 में चौधरी अजीत सिंह को संजू बालियान ने उस वक्त हराया जब पूरा विपक्ष एक तरफ था, तब भी बीजेपी की सीट संजू बालियान ने यहाँ से निकाल ली थी। इस बार अलग ये हुआ है कि आरएलडी खुद बीजेपी के साथ आ गई है, तो बीजेपी को उम्मीद है कि अब और ज़्यादा मजबूती उसे यहाँ पर मिली है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने भी यहाँ पर अपना जो उम्मीदवार है वो जाट ही उतारा है और यहाँ हरिंदर मलिक उनके उम्मीदवार है। हरिंदर मलिक भी पहले सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। हरिंदर मलिक के जो बेटे हैं वो अभी भी विधायक है चरथावल मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट से। अब ऊँट किस करवट बैठेगा और यहाँ का जो मिजाज है वोटरों का वो किस तरह का है, ये तमाम चीज़ आज जानेंगे और टटोलेंगे कि दरअसल 24 में यहाँ पर क्या नया होने जा रहा है और जनता किसे चुन रही है। कोई एक जाति कभी राजनीतिक परिणाम नहीं दे सकती, गांव का प्रधान भी नहीं बना सकती, सांसद तो बहुत दूर की बात है। टिकट छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं दोस्त, ये तो 3 बदल लिए। अच्छा, जयंत चौधरी भूल गया कि बागपत और इसमें मुजफ्फरनगर में उन्हें हरा गया था। क्या हाथरस की घटना भूल गए? चौधरी चरण सिंह का सामान उठा के सड़क पर फेंका था, वो क्या था? जो साहब की प्रतिमा पर आज तक, उनकी समाधि पर आज तक फूल चढ़ाने नहीं आए। वेस्ट यूपी के मुजफ्फरनगर में कहावत मशहूर है, जहां महाराज चौधरी वहां महारा वोट। अब जब हम सत्ता के साथ रहेंगे, मान लिया हमारे चौधरी साहब, तो जब भी तो कुछ काम करवाएंगे। अब जब नहीं रहेंगे तो कौन काम करवाओगा? कुछ भी नहीं होने का। फिर इस वजह से ही बीजेपी चौधरी चरण सिंह की लेगेसी के साथ अपना इलेक्शन कैंपेन कर रही है। ढोल नगाड़ों के साथ नल कमल का कॉम्बिनेशन फील्ड में एक्टिव है। जाटलैंड के मुजफ्फरनगर हॉट सीट पर सीधा मुकाबला संजीव बालियान और सपा के हरिंदर मलिक के बीच है, लेकिन वोट का कांटा बसपा भी तेजी से घुमा रही है। जीत मिलेगी या नहीं, लेकिन बसपा समीकरण जरूर बनाएगी, बिगाड़ेगी। मुजफ्फरनगर में बीजेपी संजीव बालियान को उतारकर जीत के लिए आश्वस्त दिख रही है। लोगों की नजर जाट और मुसलमान वोट पर टिकी है, लेकिन असलियत में सियासत की धुरी सरधना में घूम रही है, क्योंकि यहाँ बालियान के लिए टेंशन बड़ी है। सियासी गलियारों में चर्चा संगीत सोम और बालियान के बीच टकराव की है। 10% ठाकुर वोट के बिखराव की है। कहा जा रहा है कि संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच चल रही तनातनी से कुछ फीसद ठाकुर वोट इधर से उधर हो सकता है। अब के जो है दो चीज और जो है जुड़ रही हैं, एक तो ठाकुर, एक त्यागी। चीनी का कटोरा कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर में राजनीतिक तीखेपन का असर दिख रहा है। सपा बीजेपी के बीच चौधरी चरण सिंह की लेगेसी को लेकर ठनी है। बीजेपी को सम्मान में वोट दिख रहे हैं, तो अखिलेश की पार्टी पिछले चुनाव में अजीत सिंह की हार को अपमान वाला सियासी शस्त्र बना रही है। अच्छा, जयंत चौधरी भूल गया कि बागपत और इसमें मुजफ्फरनगर में उन्हें हरा गया था। क्या हाथरस की घटना भूल गए? उनकी धर्मपत्नी के साथ क्या हुआ था नंगड़ा नूना खेड़े में, वो भूल गए वो? अगर इस सीट पर झगड़ा होता तो जयंत चौधरी लड़ लेते। हम, अरे भाई, वो लड़ते या लड़ाते, हम ना लड़ते उनके खिलाफ। भाई, चौधरी चरण सिंह के परिवार का इतना एहतराम हम करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं कि उनके खिलाफ हम चुनाव ना लड़ते। पर जो मौजूदा कैंडिडेट है तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, चुनाव नहीं लड़ा, लोकतंत्र की हत्या करके नतीजा बदलवाया। जीते हुए चौधरी अजीत सिंह थे, सर्टिफिकेट यो ले गया। इस सीट पर मुसलमान 39%, जाट 18%, दलित 14% और 10% ठाकुर गुर्जर वोट हैं। मुसलमानों का वोट बंटने के चांस ज्यादा नहीं है, इसीलिए सियासत का त्रिकोण जाट, दलित और ठाकुरों के 42% वोट पर टिका है। हैट्रिक की कोशिश में जुटे संजीव बालियान विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। पिछले 5 साल का हिसाब भी दे रहे हैं, लेकिन उन्हें भी असल टेंशन भीतर घात की है। हो सकता है कुछ किसी को व्यक्तिगत नाराजगी मेरे से हो जाए, किसी को मनोज से हो जाए,
किसी को डॉक्टर साहब से हो जाए, स्वाभाविक है। हम सब एक परिवार का हिस्सा है और परिवारों में कुछ न कुछ चटर पटर हो जाते हैं, कई बार किसी तरह की बात आ जाती है। मैं उनसे सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप हम वैसे कह सकते हैं कुछ भी आपके अपने आप के, लेकिन ये नाराजगी कोई भी है छोटी मोटी किसी से, हम सबसे जो मंच पे बैठे, इस नाराजगी को मशीन पे मत निकालना। ये देश का सवाल है, चुनाव देश का है, चुनाव संजीव बालियान से नाराजगी का नहीं है मेरे भाई। मुजफ्फरनगर की गलियों में संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच विवाद की खबरें आम हुई तो योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला। इस दौरान संजीव बालियान के भाषण के बीच नारेबाजी हुई, जिसे लोगों ने विरोध से जोड़ा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष शिव कुमार राणा, सुधीर सैनी, हमारे पूर्व विधायक संगीत सोम, आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी, सम्मानित मंच, उपस्थित साथियों, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का मुजफ्फरनगर लोकसभा में पधारने पर धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। योगी आदित्यनाथ समझ गए कि नारों की ये आवाज कितनी दूर तक जाएगी, इसीलिए तुरंत ही विरोधी के घाव पर राष्ट्र धर्म का लेप लगाया। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। कहा जा रहा है कि संगीत सोम भी सेट हो गए और ठाकुर वोट भी फिट हो गए हैं। ये चुनाव हमारा व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन विचारधारा राष्ट्र धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है और इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। जहां पे राष्ट्र धर्म को चुनने की आवश्यकता पड़ेगी, हम सब कुछ छोड़ करके राष्ट्र धर्म को चुनेंगे और राष्ट्र धर्म के लिए अपने आप को बलिदान कर देंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अभी जम्मू कश्मीर से आ रहा हूं और केवल यहां की सभा के लिए आया हूं, अन्यथा मेरे और भी कार्यक्रम थे। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा सरधना में, मैं इस बार जरूर जाऊंगा, 24 में मैं जरूर जाऊंगा। और बहनों भाइयों, मैं इसीलिए आया हूं आपसे कहने के लिए, जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनके गुमराह में आने की आवश्यकता नहीं। ये लोग कभी नहीं आएंगे। फिर जाति के सौदागर उपयोग करेंगे, बाद में सौदेबाजी करके गायब हो जाएंगे। दंगों के लिए बदनाम हुए मुजफ्फरनगर में लॉ एंड ऑर्डर को बीजेपी अपना विजय अस्त्र बना रही है। गुंडे माफियाओं को खुली चुनौती देकर योगी कमजोर वर्ग को साध रहे हैं। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई माए के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था, बहनों और भाइयों, जब आज समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंठ गीली हो गई थी। मुजफ्फरनगर में बसपा का प्रचार ज्यादा नहीं दिखा। लोग दारा सिंह का असर भी ज्यादा नहीं मान रहे, लेकिन सपा के हरेंद्र मलिक पूरी तरह से एक्टिव हैं। वो लोगों के बीच जा रहे हैं। हरेंद्र मलिक को भी अच्छे से पता है चौधरी फैक्टर इस सियासी बैटल में कितना असर दिखाने वाला है। वो जानते हैं अगर जाट वोट नहीं बटा तो पलड़ा बीजेपी का भारी हो जाएगा। इसीलिए वो जहां भी जा रहे हैं अपमान वाली सियासत का जिक्र जरूर कर रहे हैं। तो बीजेपी विकास के नाम पर वोट मांग रही है। चौधरी चरण सिंह का सामान उठा के सड़क पर फेंका था, वो क्या था? जो साहब के प्रतिमा पर आज तक, उनकी समाधि पर आज तक फूल चढ़ाने नहीं आए, यह सम्मान है। और फिर एक बात बताऊं, चौधरी चरण सिंह को आप जाति, धर्म और क्षेत्र की सीमाओं में नहीं बांध सकते। उन्हें किसान मसीहा का
खिताब किसने दिया था, कौन सरकार ने दिया था? वो तो जनता ने ही दिया ना। तो वो किसान मसीहा हैं। भारत रत्न तो उन्हें इसलिए दिया गया कि ये 2-3 भारत रत्न इन्होंने हड़के लोगों को दे दिए। भारत रत्न का सम्मान बढ़ सके, लोग गंभीरता से ले भारत रत्न को। नहीं, नरसिम्हा राव पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चला, उसे भारत रत्न दिया। अडवाणी जी पे मुकदमा चला, उसे भारत रत्न दिया। इसे आपके प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं, उसे भारत रत्न दिया। जब ये आलोचक जो है बड़ा बुराई करने के भारत रत्न की मजाक लेने के, तब चौधरी चरण सिंह जैसी शख्सियत को भारत रत्न दे करके भारत रत्न का सम्मान बचाया। चौधरी चरण सिंह को कुछ नहीं दिया। आप मुजफ्फरनगर जनपद में सब जगह घूम खाओ, आपको शायद ही कोई एक आधी कोई लिंक रोड हो बच रही हो, नजरों से तो बच रही होगी, नहीं आपको सब सड़कें बहुत अच्छी कंडीशन में मिलेंगी। आप मुजफ्फरनगर के हो तो मुजफ्फरनगर में इन्वर्टर की सब दुकान बंद होगी, कोई इन्वर्टर की दुकान इस समय मुजफ्फरनगर जनपद में नहीं है। बिजली, सड़क, पानी जो मूलभूत आवश्यकताएं, रेलवे का काम, फ्रेट कॉरिडोर आपके जनपद से होकर गुजरा है। देखना एक माइलस्टोन सिद्ध होगा, भविष्य में इंडस्ट्रीज आएंगी, फ्रेट कॉरिडोर से बहुत बड़ा लाभ मुजफ्फरनगर जनपद को होगा। तो विकास की राजनीति की शुरुआत हुई है, बहुत कुछ बल गया। कानून व्यवस्था ऐसी है कि आप रात के 12 बजे भी घूमिए, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। इवनिंग वॉक करते हुए बच्चियाँ मिलेंगी, नाइट वॉक करती हुई हमारी महिलाएं मिलेंगी। ये बड़ा बदलाव है 10 साल में। और कोई एक जाति कभी राजनीतिक परिणाम नहीं दे सकती, गांव का प्रधान भी नहीं बना सकती, सांसद तो बहुत दूर की बात है। दूसरी बात, पिछली बार सब साथ थे, इस बार बसपा अलग लड़ रही है और बसपा का अपना एक वोट बैंक आज भी है, पहले भी था। इसे स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं। तो तय वो कर लें कि कौन सा दूसरे पर रहेगा, कौन सा तीसरे पर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर। मुजफ्फरनगर में कहा जाता है कि जिसकी इक्वेशन फिट बैठ गई उससे दिल्ली दूर नहीं रहती। कैसे, वो समझ लीजिए। 2014 लोकसभा के चुनाव में बीएसपी, एसपी, कांग्रेस सभी अलग अलग चुनाव लड़े। इस चुनाव में बीजेपी को 6,53,391, बसपा को 2,52,241, सपा को 1,60,810 और कांग्रेस को महज 12,937 वोट मिले। कांग्रेस पूरी तरह बेअसर रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा और आरएलडी मिलकर चुनाव लड़े, यानी जाट प्लस मुसलमान प्लस दलित का फॉर्मूला तैयार किया गया। इस बार बीजेपी को 5,73,780 और आरएलडी के चौधरी अजीत सिंह को 5,67,254 वोट मिले, यानी कॉम्बिनेशन बनते ही टक्कर कड़ी हो गई। लेकिन इस बार मुजफ्फरनगर में कॉम्बिनेशन पिछली बार से अलग है। वोटों का बंटवारा नए सिरे से हो रहा है। कैसे, समझ लीजिए। 18% जाट वोट, इसमें बीजेपी प्लस आरएलडी के पास बड़ा हिस्सा जा सकता है। हरेंद्र मलिक को भी कुछ हिस्सा जरूर मिलेगा। 39% मुसलमान वोट, मुसलमानों का बड़ा तबका अखिलेश के साथ दिख रहा है, लेकिन बसपा इसमें कुछ फीसद की हिस्सेदारी करेगी। कुछ फीसद वोट चौधरी परिवार के नाम पर बीजेपी को भी मिलने की उम्मीद है। 14% दलित वोट, माना जा रहा है कि बीएसपी के दारा सिंह प्रजापति और बीजेपी के बीच ये वोट बटेगा। समाजवादी पार्टी का इसमें हिस्सा काफी कम होगा, यानी 2019 में जो केमिस्ट्री आरएलडी के लिए तैयार हुई वो इस बार सपा के लिए तैयार नहीं हो सकी है। लेकिन इस बार मुझे बदली हुई फिजा लग रही है। इस बार सभी जाति धर्म की दीवार, एक तो हम चुनाव डेवलपमेंट के आधार पर लड़ रहे हैं। 10 साल के मोदी जी के काम, 7.5 साल प्रदेश सरकार योगी जी के नेतृत्व में, मैं जनता के बीच में उपलब्धि और मुजफ्फरनगर में जो विकास कार्य है वो हम सब लोगों से वोट मांग रहे हैं। और इस बार बड़ी संख्या में उनकी वो उस मुस्लिम समाज की वोट भी मुझे मिलती दिखाई देती है। मैं सब गाँव में गया हूँ, विपक्ष के उम्मीदवार नहीं जा पा रहे उन गाँव में। देखिए, जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुँचाने के लिए जातिगत बातें की जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी जाति की पार्टी नहीं है, सर्व समाज की पार्टी है। इसमें हर रंग के फूल हैं। तो हमारा नुकसान पहुंचाने के लिए उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं दूसरी पार्टी से। इस तरह की एक व्यूहरचना की जाती है जिससे भारतीय जनता पार्टी को जातियों में बांटकर समाज को नुकसान पहुंचा जाए। और हम कहते हैं कि हम विकास कार्य, मोदी जी के काम और इनके आधार पर वोट मांग रहे हैं। जाति का हम बात नहीं करते, हम तो सर्व समाज की बात करते हैं। मुजफ्फरनगर सीट पर फाइट कितनी टफ है, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि इस सीट पर संजीव बालियान के पक्ष में गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएलडी चीफ जयंत चौधरी सभा कर चुके हैं। इस सीट पर पर्चा भराना यानी कि नॉमिनेशन फाइल कराना है ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर यूपी स्टेट। 3 दिन बाद आए ऑनरेबल सीएम यूपी स्टेट। 5 दिन बाद आए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंडियन गवर्नमेंट विद ऑनरेबल नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ आरएलडी। अभी नहीं रुका काफिला। फिर आए
ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद ऑनरेबल नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ आरएलडी। तोहिन उस दिन भी की उनकी, 1.5 घंटा पहले भेजा, चलिए मेरी अगवानी करिए, हेलीकॉप्टर खुले अपने साथ, सरकार का हेलीकॉप्टर है, इनका क्या भात में आया था हेलीकॉप्टर, वो उसमें जयंत चौधरी बैठा था। मुजफ्फरनगर में असली खेल आरएलडी की वोट शिफ्टिंग को लेकर फंसा है। कहा जा रहा है कि चौधरी परिवार अगर अपना पूरा वोट बैंक शिफ्ट कराने में कामयाब रहा तो हैट्रिक और हिस्ट्री रिपीट होगी। देखिए जी, माहौल तो बालियान जी का ही है वैसे तो। बालियान जी जीत रहे। अच्छा, जीत रहे जी बिल्कुल। लेकिन नाराज भी है आप लोग क्या? नहीं है, कुछ लोगों में है नाराजगी भी। देखो हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके की समस्याएं सबके सामने है। कोई किसी से जुड़ा हुआ है, कोई व्यक्तिगत है, कोई राजनीतिक है, लेकिन वैसे माहौल तो बालियान जी का ही है। निकल जाएगी सीट। जी बिल्कुल। भाई तीसरी बार सांसद चुनेंगे आप बालियान जी को या हरिंदर मलिक जीत जाएंगे? देखो जी, जीतने तो चाहिए वैसे बालियान जी। बालियान जी? हाँ जी। क्यों? ऐसा क्यों? जयंत चौधरी भी इसकी हमारे जो है ना, हम तो जयंत चौधरी के साथ थे। अच्छा अच्छा अच्छा, आप तो रालोद से? हाँ जी। अच्छा, और तो फिर तो हम तो देखो जी, हम तो चौधरी साहब की वजह से हम तो कह रहे देंगे। पलटी मार दी है 400 बनाएंगे जी ने। है जी। लोग कह रहे पलटी मार दी। तो उन्होंने बता तो दिया, धोबी पाठ मार दिया और पटकनी। हाँ, पटकनी मार दी। हाँ जी, पटक दिया। कांटे की टक्कर है मलिक साहब की और इनकी बालियान की, इसमें कोई इसको जुटा नहीं सकता। आने से फायदा तो मिला ही होगा बीजेपी को कि भाई जो नहीं, जो वोट पहले से अगर अजीत सिंह की होती तो पहले ये अजीत सिंह जीतते। सारी वोट जाटू की नहीं है उनकी। अच्छा, हरिंदर के साथ भी जाएंगे? अंदर के साथ 50% जाट रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो 50% तो भारी हो जाएगा बहुत। और ठाकुर साहब आएंगे, ठाकुर बहुत आएंगे। अच्छा, ठाकुरों का क्या मामला चल रहा है मुजफ्फरनगर में? ठाकुर को कहाँ चले जाएंगे मोदी को छोड़ के? और योगी नहीं है, योगी योगी को छोड़ देंगे फिर? क्यों देंगे हरिंदर मलिक को वोट? किस बेस पे देंगे? वे योगी को देंगे, हरिंदर मलिक को देंगे? यो भी तो सोच के चलो तुम। उनका मुख्यमंत्री तो योगी जी हैं, अब हरिंदर मलिक को क्यों देंगे? वे अपने उसे नेता को थोड़ा कर देंगे आगे के लिए। अब मान लिया ठाकुरों ने वोट ना दी तो आगे को मुख्यमंत्री कहाँ जाएंगे? पिछली बार आरएलडी के साथ दिखने वाले ज्यादातर मुसलमान इस बार सपा की साइकिल पर सवार हैं। हरिंद्र मलिक अगर समण वोट में सेंधमारी कर लेते हैं तो उनके लिए राह आसान हो सकती है। खान साहब, क्या माहौल है? क्योंकि मुजफ्फरनगर में लगातार 2 बार बीजेपी जीती है। जी 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 जी, माहौल इस मरतबा बिल्कुल उलट है सर। और ऐसा माहौल है क्योंकि ये सपा और गठबंधन का प्रत्याशी हैं हरिंदर मलिक जी, पहले भी ये इलेक्शन लड़ चुके हैं और बहुत ही ईमानदार पर्सनैलिटी है। लेकिन बीजेपी ये कहती है कि भाई 19 में तो चौधरी अजीत सिंह थे, अब तो उनकी पार्टी भी उनके साथ आ गई है, तो इस बार तो उनको कोई हराने वाला है ही नहीं। कौन सी पार्टी उनके साथ आ गई है? आरएलडी कहाँ गई है? जन जगह देखिए अब क्या किया है उनके साथ में। बीजेपी ने क्या किया है? अब ये सहारनपुर में थे, उनको मंच पे नहीं चलने दिया है। बिजनौर में मंच पे नहीं, चौधरी जैन जी को नहीं चलने दिया है। उनका इतना बेइज्जती किया है। आते कैसे? उनको नोता था, उन्होंने तो होर्डिंग लगाए हुए थे। देखिए, माहौल अब तो एक तरफा है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। माहौल एक तरफा होने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जो ओवैसी साहब की पार्टी है MIM, उसका कैंडिडेट ना आने से चुनाव बिल्कुल एक तरफा हो गया है। गठबंधन के लिए आसान है जी। समीकरण इस तरह के बन रहे हैं कि हमारी 24 भी साथ है इन्हीं के। क्या हिंदू और मुस्लिम के बीच होगा क्या चुनाव? नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं होगा चुनाव। 19 में जो है 19 की स्थिति भी अच्छी थी। चौधरी साहब को जिताया था, यहाँ से बेईमानी से हराए गए थे। हराएगा, बेईमानी से हराए गए, लेकिन बीजेपी ने हराएगा। बीजेपी ने हराया, मशीन ने हरा दिया था। हाँ, कुछ भी समझ लो, मशीन ने समझ लो या अधिकारियों ने समझ लो या गवर्नमेंट ने समझ लो, उनको तो हराया गया था जानबूझकर। मुसलमान किस तरफ जा रहा है? मुसलमान तो देखो जी, ये तो बटा हुआ है। मुसलमान तो हमेशा बट के वोट डाल रहे हैं, एक तरफा तो कभी होता ही नहीं। कुछ सपा के साथ है, कुछ बसपा के साथ है, कुछ बीजेपी के साथ भी है। बीजेपी के तो सभी के साथ। तो किसको वोट देंगे अब तो भैया, अब तो साइकिल पे देंगे। साइकिल पे देंगे? और क्या, साइकिल वाला आ गया तो। देख भैया, मैंने तो पहले भी साइकिल पे दी थी। पहले भी साइकिल पे दी थी। अच्छा, पहले भी अतुल को ही दी थी जब वो इलेक्शन हुआ था। अच्छा, अतुल प्रधान। हाँ, और भी कभी साइकिल पे देंगे। साइकिल पे संजू बालियान भी तो लड़ रहे। हाँ, वो अपनी जो उसकी किस्मत में उसे वोट देंगे। जिनका वो घेर में आकर चाय पीवे बैठे भला करे, वे उन्हें देंगे। आपके घेर में नहीं आते क्या वो? मार से तो बात ही नहीं करता, हम क्यों देंगे?
मुजफ्फरनगर के वोटरों के बीच ये चर्चा आम है कि जब संजीव बालियान ने 2019 में चौधरी अजीत सिंह को हरा दिया था तो अब भी वो आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन एक फैक्टर जो बीजेपी को यहाँ पर परेशान कर रहा है वो ये है कि कुछ समाज के लोग इस बार संजीव बालियान या बीजेपी का विरोध करते नजर आ रहे हैं। अगर बीजेपी इन लोगों को मनाने में कामयाब होती है तो फिर उसे जीत हासिल हो सकती है। अगर इसी तरह के हालात बने रहते हैं तो चुनाव फंस सकता है, ये पार्टी के लोग भी जानते हैं। कैमरा पर्सन मनोज नाना के साथ इंडिया टीवी के लिए मुजफ्फरनगर से मैं शुएब रजा।